बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है, चार ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि इंफॉर्मेटिव है और आपकी किताब में इंफॉर्मेशंस लिखी गई है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है इसके कंपोजिशन के लिहाज से, तो मेन फोकस हमारा इस कंपोजिशन पे होगा। जैसे कि आपको पता है एनएमडीकेट के हमारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको साथ साथ मिल रहे हैं। जो बच्चे नए हैं और अभी देख रहे हैं और उनको पुराने लेक्चर्स चाहिए, यानी कि जितने लेक्चर्स इस चैप्टर के या बाकी चैप्टर्स के जो हो गए हैं, तो उन लेक्चर्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं alicoachingacademy.com। यहां से आपको मिल सकते हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इनके प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, तो वहां चैप्टर वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक और चीज, अगर कोई बच्चा बेस के लिहाज से आपका कोर्स आपको मसला है उसमें और ये लेक्चर्स आपको थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि और डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस टेस्ट और सारी चीजें, तो वो हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं जरा टॉपिक की तरफ। चार छोटे से टॉपिक्स हैं बट इनमें कंपैरिजन करेंगे। ये चीजें पहले से ये पॉइंट्स लिखने का मकसद ये है कि कंपैरिजन आप कर सके, आप इसके साइज को, लोकेशन को, पोजीशन को, कंपोजिशन को याद करें। सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस आपने बच्चे रखना है कंपोजिशन के ऊपर। बिल्कुल गौर से देखें, इससे पहले हमने नोज, फिर इसके बाद नोज, उसके बाद फेरिंग्स, इसको डिस्कस किया। अब लैरिंग्स की तरफ आते हैं। अगर आप लैरिंग्स का साइज देखें तो ये आपको 4 to 5 सेंटीमीटर का मिलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज दैट लोकेशन अगर देखना है आपने तो ट्रेकिया से ऊपर है और फेरिंग्स के नीचे है, यानी जहां पे लेरिंगोफेरिंग्स का एंड हुआ है वहां से अगर आप स्टार्ट करें उसको देखें तो ट्रेकिया तक आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो सिलेंड्रिकल पाइप मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? वो लैरिंग्स होगा। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, बिल्कुल गौर से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्री टेस्ट। इसके कंपोजिशन में हमारे पास मसल्स है, साथ साथ कार्टिलेज प्लेट्स है और इलास्टिक टिश्यू है। अब कार्टिलेज प्लेट का यहां पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपने जरा तवज्जो देनी है। कार्टिलेज प्लेट क्या कर रहा है? ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना और साथ में टिश्यूज है, तो अगर एयर का प्रेशर कम हो और आउटर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ये पॉसिबल है कि ये कोलैप्स कर जाए। दैट इज वाई इसके अंदर एक अल्लाह की नेमत पड़ी है जो कि कार्टिलेज कहलाता है, और ये कार्टिलेज क्या कर रहा है? ये इसको कोलैप्स होने से क्या करता है? बचा देता है। क्लियर हो गई ये बात? तो कंपोजिशन के लिहाज से बच्चे तीन चीजें लैरिंग्स में याद करें, बाद में इसको कंपेयर करूंगा। मसल है, कार्टिलेज प्लेट है और इलास्टिक फाइबर। अब बाज बच्चे ये देखते हैं, ये गलती करते हैं, मसल का टाइप आ जाता है। अब देखिए, आपको ऑलरेडी पता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में है, मसल के तीन टाइप्स है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटल सिस्टम से, बोन्स से अटैच है, कार्डियक मसल जो हार्ट में है, और स्मूथ मसल वो होते हैं जितने भी आपके बॉडी के अंदर हॉलो ट्रैक्ट्स हैं, जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव है, रिस्पायरेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, ऑल दी सिस्टम्स जो कि हॉलो ट्रैक्ट से बनी है, दे कंटेन स्मूथ मसल। तो यहां ये जो मसल की टाइप है, ये हमारे पास क्या होगा? स्मूथ मसल होगा। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स जो लैरिंग्स से रिलेटेड है, थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। बिल्कुल गौर से देखें मेरी तरफ। अगर आप एपिग्लॉटस को देखें, एक वेल नोन बहुत ऐसा नाम है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ लिंक है, स्पेशली लैरिंग्स के साथ। तो एपिग्लॉटस की कंपोजिशन क्या है? ये कार्टिलेज है, पीस ऑफ कार्टिलेज है। ये कहां पे है? इट कवर द ट्रेकिया, इट कवर द लैरिंग्स। जरा मेरी बात गौर से सुने। लेट्स से ये हमारे पास टू सिस्टम्स है, तवज्जो से इधर देखना है आपने। ये जो फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है, ये रेस्पायरेटरी सिस्टम है। ये बैक पे जो नजर आ रहा है, ये एसोफेगस है और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो एपिग्लॉटस इस लैरिंग्स के ऊपर यहां होगा। अब आसान सी बात यह है कि यहां फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपके माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू अगर एयर इंटर होगा तो एयर ने कहां जाना है? एयर ने भाई जाना है लैरिंग्स की तरफ।
और अगर फूड है तो फूड ने कहां जाना है, एसोफेगस की तरफ। अब इस एपिग्लॉटस का काम यह है कि अगर फेरिंक्स से एयर आता है तो एपिग्लॉटस इस डाइजेस्टिव को कवर कर लेगा, लैरिंक्स ओपन होगा तो एयर वहां इंटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और अगर वहां फूड है तो ये एपिग्लॉटस इस लैरिंक्स को कवर कर देगा और फूड चला जाएगा कहां, एसोफेगस में। एक बात और जो यहां आपने सीखनी है, ये वो एमसीक्यू होता है जिसकी तरफ बच्चे का ध्यान नहीं होता और फिर बाद में जाके वहां तुक्का लगाना पड़ता है, फिर गलती हो जाती है। मेरी बात सुने गौर से, मैं एक आसान सी बात आपको बताने लगा। यहां सिस्टम से दो चीजें आ रही है, ईयर आ रहा है, बिल्कुल गौर से इधर देखें, तवज्जो से देखें। इस ईयर ने इंटर होना है कहां, लैरिंक्स में। और अगर फूड है तो फूड ने कहां इंटर होना है, फूड ने एसोफेगस में इंटर होना। अब इन दोनों से रिलेटेड स्ट्रक्चर जो कि प्रिवेंशन कर रहा है, दे आर प्रिवेंटेड बाय ये जो अभी आपने कार्टिलेज का पीस देखा, एपिग्लॉटस। क्लियर हो गई बात। बट एक वो इंपॉर्टेंट चीज, बाजों का एक कैविटी और भी है जो यहां से ऊपर है, यानी ये आपके पास ओरल कैविटी और उसके नीचे का हिस्सा है, और यहां से ऊपर आपके पास क्या है बच्चे, नजल कैविटी है। अब आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा, लेट्स से आप पानी पी रहे हैं या कोई चीज खा रहे हैं और अचानक से कोई बात किसी ने बोली या आपने कुछ ऐसे देखा कि आपको हंसी आ गई और एकदम से आप हंसने लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एक्सेलेशन होती है बड़ी फोर्सफुल। तो वो जो आपके माउथ के अंदर फूड पार्टिकल या हमारे पास वाटर है, वो एकदम से कहां चला जाता है, नोस के अंदर। अब नोस के अंदर आना, इसका मतलब ये हुआ कि इस नजल कैविटी और इस माउथ कैविटी, इसके बीच में भी कोई हमारे पास ओपनिंग है, कोई रास्ता है। इस नजल कैविटी की प्रिवेंशन करना यहां एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का काम है, कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। क्लियर। अच्छा, अब एमसीक्यू की तरफ ध्यान दे जरा, कैसे आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए entrance of air in esophagus is prevented by, तो आपने कहना है भाई एपिग्लॉटस। entrance of food in larynx trachea is prevented by, आपने कहना है एपिग्लॉटस। entrance of food water etc in nasal cavity from mouth cavity is prevented by, फिर सॉफ्ट पैलेट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इनको जहन में रखिए, ये जरूरी है। तो ये एपिग्लॉटस का फंक्शन और इसकी कंपोजिशन। शाबाश, तवज्जो से इधर देखिए, एक और वर्ड यूज होता है ग्लॉटस। अब एपिग्लॉटस के बाद ग्लॉटस क्या है, मैं आसान कर देता हूं। लैरिंक्स है ना, लैरिंक्स एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है आपके पास। उस लैरिंक्स में जो खाली स्पेस है, जो कैविटी है वहां पे, so the cavity of larynx is actually termed as glottis. Is it clear? अच्छा जी, आगे चलते हैं, वोकल कार्ड की बात करते हैं। वोकल कार्ड हमारे पास टू पेयर्स ऑफ हॉरिजेंटल मसल है, हॉरिजेंटली स्ट्रेच्ड मसल है जो लैरिंक्स के अंदर है। और ये हॉरिजेंटल स्ट्रेच, याद रखिए ये इसकी पोजीशन है। भाई दो चीजें हैं, एक लोकेशन होती है, एक पोजीशन। लोकेशन का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर कहां है, कौन सी कैविटी में, कौन सी एरिया में, कौन से चैम्बर में ये पड़ा है। और पोजीशन का मतलब होता है कि वहां पे ये कैसे पड़ा है, एक कहां लोकेशन के लिए, कैसे पोजीशन के लिए। तो कहां वोकल कार्ड के लिए अगर कहां का पूछा जाए तो लैरिंक्स में, और अगर कैसे का पूछा जाए तो ये हॉरिजेंटली स्ट्रेच। और है क्या, ये मसल है। अब देखें, कनेक्टिव टिश्यू प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, मसल है यहां पे, कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइज का अक्सर पूछा जाता है आपकी किताबों में, टिडबिट में अक्सर ये चीज लिखी होती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन वाले रीजन में लिखी होती है कि हमारे पास लार्ज वोकल कार्ड है मेल का और वोकल कार्ड ऑफ द फीमेल स्मॉल है। ये साइज एहतियातन लिखी है मैंने,
बस आप लार्ज और स्मॉल को याद करें, बट थोड़ी सी ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए। 1.7 to 2.5 सेंटीमीटर इन मेल एंड 1.2 to 1.7 सेंटीमीटर इन फीमेल, ये वोकल कॉर्ड का साइज है। देखिए भाई, साउंड पिच किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? यहां दो बातें हैं, अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक्सहेलेशन हो रही है एंड टेंशन ऑन वोकल कॉर्ड, इस चीज के ऊपर ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है। अगर आप जोर से चिल्लाएंगे ना, इसका मतलब है बहुत सारा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से एक्सहेल हो रहा है। तो ये आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है? बहुत सिंपल है। आवाज प्रोड्यूस ऐसे होगी कि वोकल कॉर्ड पड़ा है, वोकल कॉर्ड आपने पहचान लिया है, एयर आएगा, एक्सहेलेशन होगी, वो एयर उसके ऊपर जैसे ही पड़ेगा तो वहां वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे, ये आपके माउथ की तरफ आएंगे वेव्स, और माउथ की तरफ जब आएंगे तो आप इसको वर्ड्स में, डिफरेंट साउंड में, डिफरेंट वॉइसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, जब वोकल कॉर्ड से प्रोडक्शन होती है, वहां से वर्ड्स नहीं बनते, वोकल कॉर्ड से प्रोडक्शन ऑफ वॉइस होती है, तो वो एक यूनिफॉर्म वॉइस आ रही है। बट अगर आप टंग को और लिप्स को स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट देंगे तो वहां से वर्ड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से मैं टंग और लिप्स को नहीं हिला रहा और एक्सहेलेशन कर रहा हूं, तो आवाज आएगी आ की आवाज आ रही है ना, तो ये आ की आवाज जो आ रही है, इसमें भी कोई वर्ड्स वगैरह नहीं है, वॉइस पर भी प्रोड्यूस हो रहा है। बट अब जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करना है, ये कमाल किसका है? ये टंग और लिप्स का होगा। तो फीमेल का जो वोकल कॉर्ड है वो स्मॉल है, इसका साउंड पिच ज्यादा होता है, इनका आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। और मेल का जो वोकल कॉर्ड है वो लार्ज है, आवाज भारी होती है, भारी आवाज होती है, ठीक है। एक चीज और भी याद रखिए, ये आवाज की जो बेस है ना, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये असल में लैरिंग्स के और वोकल कॉर्ड के साइज पे डिपेंड करता है। जितना वोकल कॉर्ड का साइज लार्ज है, या अगर लैरिंग्स किसी का लार्ज है, बड़ा है, तो वो डेप्थ से भारी साउंड होगी इसकी। क्लियर हो गई बात? ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, आपकी किताब में भी है, बट पॉइंट्स की शक्ल में यहां लिखा है मैंने, तो इसी तरह इसको याद करें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, एमसीक्यूज में गलती नहीं होगी। तवज्जो से देखें, ये लेक्चर का एंड बहुत जरूरी होने वाला है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा एमसीक्यू पूछूंगा इस लेक्चर में जो आप चाह के भी, वो आप गलत ऑप्शन मजबूरन उधर जाके उसको टिक करेंगे, गलत ऑप्शन के ऊपर आप टिक करेंगे, बट फिर आपको उसका रीजन बताऊंगा तो आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। साथ रहिएगा, गौर से देखते जाइएगा। आगे चलते हैं जरा। ट्रेकिया को अगर हम देखें, 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देखते जाएं। शेप इसका सिलेंड्रिकल है एंड फ्लैटेंड एंड। व्हाट डज इट मीन? देखो गो रही माता खा, गौर सारा पश्तो की समझ आएगी। अच्छा, फिर मेरी तरफ देखिए तवज्जो से। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? मार्कर है। अच्छा, इस वक्त ये ट्रेकिया है। अगर फ्रंट से इसको देखें ना, ये ऐसे गोल होगा, क्या होगा? ऐसे गोल राउंड होगा, बट एंड इसका फ्लैट होगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ये हॉर्स शू शेप कार्टिलेज है, लाइक दिस। इधर लिखा हुआ है 16 to 20 हॉर्स शू शेप कार्टिलेजेस। हॉर्स शू शेप कार्टिलेज है तो वो पूरा रिंग तो नहीं है ना, हॉर्स शू तो आपने देखा होगा ना, वो हॉर्स शू शेप या हाफ रिंग या सी या यू, किसी भी तरीके से समझ ले, ये ऐसे रिंग पड़ा है और ये पूरा इधर से नहीं है, तो बैक साइड पे ये फ्लैट है। ये क्यों ऐसे है? ये सॉफ्ट है, ये इसका बैक साइड, ये स्ट्रेचेबल है। तो पीछे की तरफ क्या है? इसोफेगस है। जब आपके इसोफेगस में फूड आएगा और वो रिलैक्स होगा और उसकी वहां पे स्वाल्विंग के प्रोसेस के बाद जब हमारे पास पेरिस्टालिसिस होगा, तो ये अल्लाह ने यहां पे स्मूथ बनाया है ताकि ये स्ट्रेच हो सके और वो जो इसोफेगस के अंदर फूड आ रहा है उससे आपको तकलीफ ना हो, मसला ना हो। तो ये याद रखिएगा कि सिलेंड्रिकल है, इलांगेटेड है, हॉलो है, अंदर से खाली है, बना हॉर्स शू शेप कार्टिलेजेस से है। नंबर इसके 16 to 20 है, ये याद रखें। स्टार्ट हुआ है कैराकॉइड कार्टिलेज से और एंड इसका कैरेना पे है, ठीक है। जरा गौर से देखें मेरी तरफ। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ trachea, this is made up of ciliated
म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज जिसमें एम्बेडेड है, वो मेम्ब्रेन बच्चे क्या है, वो सीलिएटेड है। पहले भी हमने पढ़ा था ना, नोज में भी हमने पढ़ा है सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहां भी सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, ये मौजूद है। ये ट्रेकिया कंडक्शन ऑफ एयर करता है, सीलिया इसकी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, और म्यूकस इसकी मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर करता है। इन चीजों को जहन में रखें। नोज के अंदर भी सीलिया फिल्ट्रेशन करता है और मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर ये म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट होने वाला म्यूकस कर रहा है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्रोंकाई। अब याद रखिए सिंगुलर ब्रोंकस होगा, सिंगुलर के लिए ब्रोंकस होगा, बट चूंकि ये ज्यादा है ना नंबर में, तो ओवरऑल हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्रोंकाई यूज करते हैं। ये ट्रेकिया की बाइफर्केशन से बनेगा। ये ट्रेकिया ऐसे आके जब डिवाइड होगा ना राइट और लेफ्ट में, तो वो राइट और लेफ्ट पे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये ब्रोंकाई। अब इसका राइट जो है उसका डायमीटर ज्यादा है और लेंथ कम है, और लेफ्ट जो है उसका डायमीटर कम है और लेंथ उसकी क्या है, ये ज्यादा है। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, इसको याद करना है। द कंपोजिशन इज कार्टिलेज प्लेट। बिल्कुल तवज्जो से मेरी तरफ देखें, ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्लेट है, इधर लैरिंक्स में भी कार्टिलेज प्लेट है, बीच में जो ट्रेकिया है वहां पे बच्चे प्लेट नहीं है, वहां पे रिंग है। बट कौन सा रिंग है, हार्स शू शेप, हाफ रिंग है। इस एमसीक्यू को जहन में रखें, कहां पे हमारे पास कार्टिलेज प्लेट होगा। ये देखिए ये प्लेट है, प्लेट है, ब्रोंकाई में प्लेट है, साथ में लैरिंग्स के अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट है। और अगर ट्रेकिया की बात करें ना तो वो कार्टिलेजिनस रिंग होगा, बट हाफ रिंग होगा। किधर गया भाई, ये कार्टिलेजिनस हार्स शू शेप रिंग। इस बात को ध्यान में रखें। तो कार्टिलेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और अगर ब्रोंकियोल का फिर पूछे तो नो कार्टिलेज। तो कार्टिलेज वाला एमसीक्यू कैसे होगा, लैरिंग्स में प्लेट, ट्रेकिया में हाफ रिंग, ब्रोंकाई में फिर से प्लेट, और ब्रोंकियोल में कोई नहीं, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा क्या है, कम है हमारे पास। ब्रोंकियोल 1 मिलीमीटर या इससे कम डायमीटर इसकी होगी, और ब्रोंकाई से एल्वुलाई तक है। एंड बहुत ज्यादा जरूरी बात, सिलिएटेड क्यूबॉइड एपिथेलियम प्लस स्मूथ मसल, इसमें आपने गलती नहीं करनी। क्लब शेप के यहां पे सिलिएटेड सेल्स आपको मिलेंगे, विच इज टर्म्ड एज सिलिएटेड क्यूबॉइड एपिथेलियम और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब आता हूं एमसीक्यू की तरफ। आपने बजाहिर आपको कुछ बातें बहुत आसान नजर आती है, बट फिर वो गलत हो जाती है। इसको जरा सर आप अगर फोकस करें, देख लें कि ये सही से बच्चों को नजर आ रहा है या नहीं। अच्छा, एमसीक्यू हमारे पास ये है, विच पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम is lined with ciliated membrane। गिवन ऑप्शन में आपने ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसका मेम्ब्रेन सिलिएटेड हो, जिसमें सीलिया हो। ऑप्शन ए, एक हमारे पास नोज है। ऑप्शन बी, सेकंड हमारे पास ट्रेकिया है। ऑप्शन सी, थर्ड हमारे पास ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ देम। मैं पूछ रहा हूं विच पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लाइंड विद सिलिएटेड मेम्ब्रेन। चले जी, थोड़ी देर इस वीडियो को रोक दें और आंसर करें। कमेंट में आप लोग आंसर करें शाबाश, कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहां क्या होगा। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऐसा पार्ट विच इज लाइंड विद सिलिएटेड मेम्ब्रेन। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं आंसर। अच्छा, अब जरा मैं आपको बता रहा हूं कि यहां करेक्ट आंसर क्या है। देखिए भाई, ज्यादातर बच्चों ने इधर करेक्ट आंसर लगाया है ऑल ऑफ दिस, बट ये गलत है। बजाहिर तो नजर आ रहा है कि सब में सीलिया है। मैं अक्सर कहा करता हूं हर एक क्वेश्चन में एक फोकस पॉइंट होता है।
आपने बस उस फोकस पॉइंट को निकालना है, उसको ढूंढना है। इस क्वेश्चन का फोकस पॉइंट बच्चों अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। यहां लिखा है विच पार्ट ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगर होता विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर लोअर ट्रैक की बात ना होती, फिर ऑल ऑफ दिस ठीक था। बट अपर सिस्टम, ये देखिए जरा आप गौर से, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल में भी सीलिया है, ट्रेकिया में भी सीलिया है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिलिएटेड तो है बट ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की पार्ट नहीं है। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नोज होगा। नोज ऐसा स्ट्रक्चर है इन गिवन ऑप्शन में जो कि अपर रिस्पायरेटरी का भी पार्ट है और हमारे पास ये सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से भी बना है। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। थ्योरेटिकल चीजें हैं तभी लिखी है और आपके सामने है कंपैरिजन। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां कंसेप्चुअली याद करनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही कंपोजिशन है और इसके साइजेस हैं। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, डिस्कस करेंगे वहां पे एल्व्यूलाई, उसके बाद लंग्स और फिर रेस्पायरेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।